Hello students, today we shall start our discussion on current electricity, chapter 3rd of class 12 physics, chapter 1 and 2 जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट यूनिट में चैप्टर 1 एंड 2 आते थे और फर्स्ट यूनिट था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टी, कूलॉम फोर्स, गॉस थ्योरम, कैपेसिटर, पोटेंशियल, डाइपोल एंड कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग स्लैब्स, ये सब बातें हमने की। चैप्टर 1 एंड 2 जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कहा था कि चार्ज रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो उस समय जो हमने स्टडी की थी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। बट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी इट डील्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसके साथ डील करेगा? इट डील्स विद चार्जेस दोज आर इन मोशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट में जो है उनके साथ डील नहीं करेगा। बट अब यहाँ पर चार्जेस क्या है? मूव करेंगे। करंट कब फ्लो होगा? जब चार्ज मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस किस में होंगे? मोशन में होंगे। ये ध्यान रखिएगा, चार्जेस किस में होंगे? इलेक्ट्रिसिटी में मोशन में होंगे। चार्जेस आर इन मोशन। चार्जेस किस में है? मोशन में है। यानी दैट इज चार्जेस आर नॉट इन रेस्ट, ठीक है। यानी चार्जेस रेस्ट में नहीं है। कैसे है? मोशन में है। तो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम मूविंग चार्जेस की स्टडी करते हैं, बेसिकली वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। सो इट इज द ब्रांच विच डील्स विद चार्जेस दोज आर इन मोशन, और branch of physics in which we study charges those are not in rest। ये फिजिक्स का वह ब्रांच है जहाँ पर हम मूविंग चार्जेस की बात करते हैं। यहाँ जहाँ चार्ज रेस्ट में नहीं है, एक ही मतलब है दोनों बातों का। अब सबसे पहले इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो टर्म हमें समझनी पड़ेगी वो क्या है? करंट। क्या समझना पड़ेगा? करंट। वैसे तो हम इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास में आपने इसके ऊपर पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। इसमें भी हम उस क्लास 10 के चैप्टर्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो यदि मैं डेफिनेशन लिखूँ, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय कैपिटल आई, एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। क्या है? एम्पियर। जिसको एम्पियर लिखो पूरा, या कैपिटल A लिखो, या कैपिटल A स्मॉल MP लिखो, या फिर सिंपली AMP और AMP ऐसे लिख सकते हैं। सो एम्पियर इज SI यूनिट। एम्पियर इज SI यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल क्या है करंट का? I है। और ये होता क्या है? रेट है ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? यदि मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, जहाँ Q क्या है? Q इज द चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड T इज टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। किसी पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी कंडक्टर से, ठीक है। उसके बारे में हमें कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या बताता है कि इन व्हाट टाइम व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग। कितने समय में
कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक करंट से। ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है जिसके बारे में हमने काफी चर्चा क्लास 10 में भी की थी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। और यहाँ पर n क्या है, n क्या है, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस या फिर कहें इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, ठीक है। और E क्या है, E है चार्ज ऑफ एन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चर्चा भी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जब बात की थी चैप्टर 1 में, तो उस समय ये रिलेशन हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन ई। सो Q इज इक्वल टू एन ई भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो नंबर है, देखिए इस नंबर n को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये एक कंडक्टर है, ये क्या है, वायर, वायर जिसको मैंने इस तरीके से बना दिया, ये एक वायर है, ठीक है। वायर क्या है, वायर जो कि किसी मेटल का बना हुआ है, एल्युमिनियम वायर है या कॉपर वायर है, कुछ भी है, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे, ठीक है। जब तक हमने इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब तक क्या होगा, तब तक क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ब्राउनियन मोशन करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी जिगजैग मोशन में रहेंगे जब तक यहाँ पर हम लिख दें विदाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। और ये क्या है भाई, ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। और ये सब क्या करेंगे, आपस में कॉलिजन्स करेंगे, क्या करेंगे, कॉलिजन्स करेंगे, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो जिगजैग है, ब्राउनियन मोशन में है ये सब, इसलिए एक दूसरे से टकराएंगे। तो ओवरऑल जो करंट होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, कि जितना इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उतना की उतना चार्ज बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जितना चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उतना की उतना चार्ज बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा करंट का वो इस केस में जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया है तो इस केस में करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गई बात। मैं अभी क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन मैंने आपको बताया, डेफिनेशन बताया, मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको एन ही लिखा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि करंट कब फ्लो होगा और कब फ्लो नहीं होगा। तो देखिए, ये मैंने इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिया। ये एक कंडक्टर है, मेटल है, किसी वायर का टुकड़ा है, मान लीजिए ये वायर है और इस वायर को मैंने ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया, ठीक है। अब इसमें कौन होते हैं, चार्जेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। और ये सब कैसी मोशन में है, ब्राउनियन मोशन में। भाई इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज जो है आयंस से टकराएंगे, एटम्स की कॉलिजन होगी, एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कॉलिजन होगी, ठीक है। तो इन सब की कॉलिजन होगी, उस वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो करंट का वैल्यू इसमें आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा उतना की उतना रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो सभी डायरेक्शंस में करंट, जो चार्ज का अमाउंट फ्लो होगा वो ऑन एन एवरेज इक्वल आएगा। तो उस वजह से जो टोटल चार्ज इसके अंदर मूव करेगा वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब चार्ज मतलब मूवमेंट ही 0 आ रहा है, ब्राउनियन मोशन है, तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये सिचुएशन कब होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेकंड केस लेता हूँ, इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखता हूँ। ये सेम कंडक्टर मैंने ले लिया वापस, कंडक्टर, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखूंगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस कैसे रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने का मतलब, देखिए ऊपर वाले डायग्राम में एक पॉइंट और आप समझिए
कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, यदि इसको मैं V1 मानूं और इसको V2 मानूं, ये एंड 1 है और ये एंड 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल का जो वैल्यू है इस एंड पर और इस एंड पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, बराबर है दोनों एंड्स पर। दोनों एंड्स पर पोटेंशियल का वैल्यू बराबर है, और जब पोटेंशियल का वैल्यू बराबर है तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों एंड्स के बीच। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो उस केस में चार्ज मूव कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। चार्ज मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वर्क डन 0 हो जाएगा। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये लिखते हो ना, dV इज इक्वल टू dW अपॉन dQ, ऐसे लिखते हो, या V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से dW की वैल्यू लिखूं तो dQ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड dV इज पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिखा जाएगा। तो जब दोनों सिरों का पोटेंशियल समान है तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया 0। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो वर्क डन आ जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस dV का वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए dW क्या आ गया, 0 आ गया। अब dW 0 आ गया तो वर्क डन तो हो ही नहीं रहा, चार्ज मूव कर ही नहीं रहा। इसका मतलब करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस नहीं है। और इसको हमने दूसरे तरीके से समझा कि ब्राउनियन मोशन है, और ब्राउनियन मोशन की वजह से ओवरऑल जो मूवमेंट है चार्जेज का वो कुछ 0 है, ठीक है। इस वजह से करंट का वैल्यू 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने का मतलब एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा। तो मैं इस एंड को पॉजिटिव पॉजिटिव बना देता हूँ और इस एंड को नेगेटिव नेगेटिव पोलैरिटी बना देता हूँ। इस एंड पर क्या किया मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव। भाई कैसे बनाऊंगा, एक डिस्क लेऊंगा मैं मेटल की, जैसे पाइप, ये मान लीजिए एक वायर है, कंडक्टर है पाइप जैसा, और पाइप के इस एंड पर एक मेटल का डिस्क लिया, जिस मेटल का पाइप है उसी मेटल का डिस्क लिया और उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है। ये मेटल डिस्क को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया पाइप से, ठीक है, कंडक्टर के इस एंड से। ऐसे ही दूसरा मेटल डिस्क लिया जिसको मैंने नेगेटिवली चार्ज किया और फिर उसके बाद में पाइप के इस एंड से कंडक्टर के इस एंड से ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी। यानी दूसरा तरीका भी है, इसको मैं क्या करूं, ऐसा डिस्क नहीं जोड़ करके क्या करेंगे, हम इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें, और जो अपोजिट एंड है इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दूं, ये भी तो हो सकता है। तो जब ये पॉजिटिव से जुड़ा तो यहाँ हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी, हाई पोटेंशियल आ गया यहाँ, ठीक है। और जब ये नेगेटिव से जुड़ा इधर वाला एंड तो यहाँ लो पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। क्लियर है सबको, लो पोटेंशियल हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या हुआ यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, उनको इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है अब जिगजैग मोशन में नहीं होंगे। अब ये चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। किस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, भाई अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, और उस वजह से इसमें एक क्या हो गया, चार्ज का फ्लो हो गया। अब चार्ज का जो फ्लो हुआ उसके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम इस कंडक्टर में क्या मान लेते हैं, करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं। ये कन्वेंशनल करंट है, क्या कहते हैं इसको, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, जिसको सिंपली हम आगे करंट के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा ये इलेक्ट्रॉन करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट होगा। किस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस तरफ इलेक्ट्रॉन करंट होगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन करंट है, और इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में
आई फ्लो होगा। और ये आई क्या है? कन्वेंशनल करंट है, यानी मान लिया गया है, पुराने टाइम से इसको मान लिया गया है, इसलिए कन्वेंशनल करंट कहा गया है। तो देखिए, जब हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा तो जो भी चार्जेस थे वो कैसे हो गए? रेंडमाइज नहीं हुए। ये चार्जेस अब एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए हैं। पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था तो चार्जेस जिगजैग मोशन कर रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस वजह से ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और एक निश्चित दिशा में बहना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे, और उस वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक करंट डेवलप होगा जिसको हमने क्या मान लिया है? कन्वेंशनल करंट। और ये किसके अपोजिट होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, जिसको हमने कन्वेंशनल करंट कहा है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, कब नहीं है जीरो? देखिए, ये पॉजिटिव पोलैरिटी और ये नेगेटिव पोलैरिटी, यानी यहाँ पर हाई पोटेंशियल और यहाँ पर लो पोटेंशियल, ये मान लीजिए V1 है और ये हम V2 है। अब यहाँ पर V1 बराबर V2 नहीं है, V1 इज ग्रेटर देन V2 है, यानी dV जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अब जीरो नहीं होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा तो dW का वैल्यू जीरो नहीं होगा, और जब dW का वैल्यू जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव कर रहे हैं, और उस वजह से इस कंडक्टर के अंदर क्या डेवलप हो रहा है? करंट डेवलप हो रहा है, जिससे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट नाम दे रहे हैं। और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक करंट को? ऊपर देखिए, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यों कहा? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक निश्चित समय में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले जाएंगे। निश्चित समय में लोअर पोटेंशियल के एंड से इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल एंड पर चले जाएंगे। मान लीजिए 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 सेकंड में यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड पर जा रहे हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट नाम दे रहे हैं। ठीक है, जिसको हमने I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखा, और Q को फिर हमने NE लिखा। ठीक है, एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा एक एंड से दूसरे एंड पर, वो इंटीग्रल वैल्यू में होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में ट्रांसफर नहीं होता है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है ये चीज। तो Q इज इक्वल टू NE हमने रखा, तो I का वैल्यू अब मैं इसी को ले लेता हूं, इसी फॉर्मूले को लेता हूं, Q इज इक्वल टू NE। ये Q इज इक्वल टू NE को मैं दोबारा से लिख रहा हूं। यदि Q इज इक्वल टू NE को रख देता हूं तो जो I का वैल्यू Q अपॉन T था, इस I का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? NE अपॉन T हो जाएगा, यानी NE अपॉन T हो जाएगा। इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जा सकता है, इसका मतलब। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर N का वैल्यू क्या होगा ये मुझे पता करना है, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं। तो उसके लिए मैं मान लेता हूं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A है। और इस कंडक्टर की लंबाई भी मुझे माननी पड़ेगी, कितनी मान लेता हूं? L। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये L लेंथ का एक कंडक्टर है। कितनी लेंथ का? L लेंथ का। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका? A। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि मैं बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे? ठीक है, कितने, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मुझे चार्ज चाहिए, Q चाहिए। टोटल चार्ज कितना होगा इस L लेंथ के कंडक्टर में? टोटल चार्ज की वैल्यू मुझे चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए। इस टोटल चार्ज Q को मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में कैसे लिख सकता हूं? देखिए, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने माने मैंने? N, इसलिए मैंने N लिखा कि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे कंडक्टर में क्या सिचुएशन है, टोटल चार्ज क्या होगा इस कंडक्टर का, तो वो निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मुझे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के साथ साथ मुझे चार्ज ऑफ N इलेक्ट्रॉन से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हो गया, और वॉल्यूम ऑफ चार्ज कितने वॉल्यूम में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? चार्ज इस पूरे वॉल्यूम में करना चाह रहे हैं, इस पूरे कंडक्टर के अंदर करना चाह रहे हैं। तो L लेंथ का कंडक्टर है, तो वॉल्यूम हमें देखना पड़ेगा इसका कितना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? N। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? N की जगह N। वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का? भाई, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम की जगह मैं लिखूंगा A इंटू L।
वॉल्यूम क्या हुआ, एरिया इंटू लेंथ, इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ई हुआ। मैग्नीट्यूड की यदि मैं बात करूं तो जो टोटल चार्ज आया इस कंडक्टर के अंदर, जो स्टोर्ड चार्ज है, चार्ज कितना है इस कंडक्टर के अंदर, Q इज इक्वल टू NaLe, इतना चार्ज इस कंडक्टर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब इस चार्ज को इस तरीके से मैं यहां पर रख दूं तो I का दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा। तो यहां से I बराबर और क्या लिखा जा सकता है, I बराबर Q की जगह में क्या लिख दूं, NaLe अपॉन T, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मूले बताए करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और Q को मैंने N ही लिखा तो एक तरीके से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू NE अपॉन T। और जब मैं टोटल चार्ज की बात करता हूं कंडक्टर के अंदर तो Q बराबर N इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना ये भाई, टोटल चार्ज निकालना है इस वॉल्यूम के अंदर तो मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इसमें चार्ज कितना है ये पता होना चाहिए। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है, E है, टोटल नंबर कितना है, N है, और वॉल्यूम मुझे पता होना चाहिए। और वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे इसका एरिया और लेंथ पता होना चाहिए। तो एरिया कितना है A और लेंथ कितना है L, तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, नंबर कितना है इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर N, और चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन का E, तो टोटल चार्ज क्या आ गया NaLe। तो ये एक तीसरा फॉर्मूला हमारा I का निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात की डिफरेंट रिलेशंस फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट के बारे में जानेंगे। वैसे हमने SI यूनिट लिख दिया है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर इज SI यूनिट, बट इसके अलावा भी इसकी यूनिट होती है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।